हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों के इस प्यारे से चैनल मृत्युंजय क्लासेस औरंगाबाद में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं और भी ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लाए गए हैं वे सारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और मैं बता दूं कि ये वीडियो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का सीरीज नंबर 3 है। और इस वीडियो में 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन को काफी ज्यादा सटीक तरीके से आंसर प्रोवाइड किया गया है ताकि आपके आंसर राइटिंग काफी बेस्ट हो सके और काफी बेस्ट मार्क्स आप ऑब्टेन कर सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स क्या है। विद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है। तो चलिए, विद्युत फ्लक्स क्या है आपका सवाल। तो देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी तल से होकर लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसे पहले मैं डिनोट करने के लिए बताता हूं कि इसे फाई से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है बच्चे लोग? फाई से सूचित किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट एरिया, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला चूंकि आप बोल सकते हैं सर ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ई ए कॉस थीटा भी आप फॉर्मूला में बोल सकते हैं। बात रही एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट आप क्या बोलेंगे? तो सर आप अपने से बच्चे लोग आप देख सकते हो कि एसआई यूनिट क्या होगा। विद्युत क्षेत्र का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चे लोग? न्यूटन पर कूलम। और इसका क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो जो फ्लक्स है इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर होगा। आपको याद होगा कि विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक होता था वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो इसलिए फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का एक और एसआई मात्रक हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। तो चलिए, विद्युत फ्लक्स क्या है आपको ये बता दिया मैंने, अब आपको समझना है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है। तो बच्चे लोग देखो, विद्युत फ्लक्स क्या है। मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब कोई धन आवेश है और इसके चारों तरफ क्या है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र में तो ढेर सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे, बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगे। अब ये बोला जाता है कि अगर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर मैं यहां पे कोई सतह को रख देता हूं, तो इस सतह से लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, मेरी बातों को आप नोट कर रहे हैं? किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखा गया कोई अगर सतह हो तो उस सतह से लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाकर जितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगे उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा, किसी भी, फिर से बोल रहा हूं मैं, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी सतह से होकर के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यह एक अदिश राशि होता है बच्चों लोग। इसका एसआई मात्रक क्या लिखना है? न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट मीटर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को नोट कर लेंगे आप लोग।
तो सेकंड क्वेश्चन है आज का, गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट मतलब कथन लिखें। ठीक है, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में बच्चे लोग, कि गॉस के प्रमेय का कथन क्या है। ठीक, गॉस का प्रमेय अगर है क्या, उसके कथन को लिखना है, स्टेटमेंट को लिखना है। तो गॉस के प्रमेय के कथन को लिखें, कथन को लिखें। चलिए, तो आपका आंसर ऐसे लिखना है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी बंद तल से, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर मौजूद आवेश का, उसके भीतर मतलब तल के भीतर, उसके भीतर मौजूद आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स 1/ε0 गुना होता है बंद तल के भीतर मौजूद कुल आवेश का, यानी फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, गॉस का प्रमेय के कथन को अगर बोलेगा, ये 2 मार्क्स में लिखने के लिए आता है बच्चे लोग, तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फलक, उसके भीतर मौजूद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आइए मैं इसको समझाता हूँ। जैसे देख लो, ये कोई भी क्या है, प्लस आवेश के द्वारा उत्पन्न हुआ विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमने क्या किया, कोई एक बंद तल रखा। ठीक है, इसके अंदर क्या रखा, एक बंद तल रखा। तो बताइए, इससे होकर ढेर सारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगे। मतलब कहने का यह हुआ कि इस बंद तल से होकर के विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, इस बंद तल से होकर ढेर सारे विद्युत फ्लक्स गुजरेंगे। तो ये विद्युत फ्लक्स क्या होगा, कितना के बराबर होगा, तो इसके बारे में जो गॉस नामक वैज्ञानिक, तो उन्होंने बताया था कि किसी भी बंद तल से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स इस तल के भीतर, ये तल है और इस तल के भीतर मौजूद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जैसे यहाँ पर और अच्छे ढंग से समझ लीजिए, ये कोई मान लो बंद तल है और इस बंद तल के भीतर कितना आवेश मौजूद है, Q आवेश। तो गॉस नामक वैज्ञानिक ने बोला था कि इस बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स जो होंगे वो इसके भीतर मौजूद आवेश का कितना गुना होगा, 1/ε0 गुना होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला यहां से हो गया कि अंदर मौजूद आवेश का, कुल आवेश का 1/ε0 गुना। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल पूछे जाते हैं कि संधारित्र क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। संधारित्र क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। चलिए, संधारित्र क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, क्वेश्चन है। ठीक है, संधारित्र क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। समझ रहे हैं बच्चे लोग, संधारित्र क्या है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देख लो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति बोल दीजिए या साधन बोल दीजिए। ठीक है, एक ऐसी युक्ति या साधन है जिसके द्वारा साधन बोल सकते हैं, युक्ति बोल सकते हैं, या आप इसे एक व्यवस्था भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे लोग, एक ऐसा व्यवस्था है। संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी
चालक की धारिता को मतलब क्या, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपको लिखना है समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र। ठीक है, दूसरा होता है गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। और तीसरा जो होता है वो लिखना है बेलनाकार संधारित्र। क्या लिखेंगे? बेलनाकार संधारित्र। ठीक है ना। ये नाम कैसे पढ़े हैं बच्चे लोग? गोलीय संधारित्र जो होते हैं गोला के आकार के होते हैं और इसलिए नाम पड़ गया इनका गोलीय संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र जो होता है बेलन के आकार के होते हैं, इसका नाम पड़ गया बेलनाकार संधारित्र। ये समांतर पट्टिका जो होते हैं वो प्लेट के आकार के होते हैं और इसलिए प्लेट के आकार के होते हैं और एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें समांतर पट्टिका संधारित्र कहा जाता है। जैसा मैं आपको फिगर बना के समझा दूं तो ये देख लो, ये क्या है? एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है। ये वाला क्या है? आपका समांतर पट्टिका संधारित्र। देख रहे हैं ना, इसमें दोनों प्लेट क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। बस ये पट्टिका जो हो, ये माने संधारित्र जो होगा वो समांतर पट्टिका संधारित्र कहलाएगा। गोलीय संधारित्र में क्या होगा कि एक प्लेट जो होगा वो गोल होगा और दूसरा वाला प्लेट जो होगा वो भी गोल रहता है। इस पे क्या रहेगा? एक पे प्लस आवेश रहेगा तो दूसरे पे क्या होता है? माइनस आवेश रहता है। बात समझ रहे हैं ना बच्चे लोग? ठीक है, तो ये संधारित्र जो होगा इस तरह का रहेगा। ये वाला भूधृत रहता है ऐसे, है ना। ये वाला क्या रहता है? भूधृत रहता है, ऑर्थेट रहता है। उसी तरह का से बेलनाकार संधारित्र होता है। इसमें 2 जो होते हैं बेलन होते हैं। मतलब संधारित्र के जो दोनों प्लेट होते हैं, ठीक है, संघनक पट्टिका जिसको बोलते हैं और संग्राहक पट्टिका बोलते हैं, वो दोनों के दोनों बेलनाकार आकृति में होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? बेलनाकार आकृति में होंगे बच्चे लोग। ठीक है, फिगर बिल्कुल ऐसा रहेगा। मतलब एक पर क्या रहेगा? प्लस आवेश रहेगा और दूसरे पे क्या रहेगा? माइनस आवेश रहेगा। ठीक है ना। और ये क्या होता है? ऑर्थेड होता है, मतलब भूधृत रहता है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ रहता है तार के माध्यम से। तो आइए इसको समझते हैं कि आखिर संधारित्र है क्या। तो देखिए बच्चे लोग, संधारित्र होता है कि किसी भी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता को बढ़ा देने की व्यवस्था, बढ़ा देने का साधन, वो क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। यानी एक ऐसा युक्ति, एक ऐसा साधन, एक ऐसा व्यवस्था जो किसी चालक के धारिता को बढ़ाता है। धारिता का मतलब है यहाँ आवेश को धारण करने के क्षमता से। ठीक है, तो एक ऐसा साधन, एक ऐसा व्यवस्था जिसके द्वारा किसी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ाया जाता है, वो संधारित्र कहलाता है। और संधारित्र जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के बारे में मैंने बता दिया, उनका फिगर भी मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो चाहे तो आप फिगर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र तो हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधारित्र के धारिता, ठीक है, धारिता से आप क्या समझते हैं? या धारिता क्या है? धारिता क्या है या संधारित्र की धारिता क्या है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं धारिता क्या है या संधारित्र की धारिता क्या है। दोनों एक ही बात होते हैं बच्चे लोग। तो आपको लिखना है कि किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की या आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। धारिता कहते हैं। कैसा राशि है? यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है बच्चे लोग? यह एक अदिश राशि होता है। धारिता जो है अदिश राशि होता है और धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। ठीक है, मतलब आप इसे लिख सकते हैं कि इसे C से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है।
ठीक है। तो धारिता के बारे में बात करेंगे कि सर आखिर इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक क्या होगा बच्चे लोग, आप खुद देख लो। इसका एसआई मात्रक होगा आवेश का कूलम और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। बात समझ रहे हैं, वोल्ट इसको मैं लिख दूं ऐसे, तो इसका ये हो जाएगा क्यू, आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलम होता है, वोल्ट है, ये विभव है, इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट, तो इसका हो जाएगा कूलम प्रति वोल्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम प्रति वोल्ट। और इसी को क्या बोला जाता है, फैराड बोला जाता है। इसे वो क्या बोला जाता है, फैराड बोला जाता है। यानी एक फैराड, धारिता का एसआई मात्रक कूलम प्रति वोल्ट भी बोल सकते हैं और फैराड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक फैराड किसके इक्वल हो गया, तो बताओ एक फैराड बोलो या कूलम प्रति वोल्ट बोलो, दोनों क्या है, सेम है। तो एक फैराड बराबर एक कूलम प्रति वोल्ट भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक फैराड किसके इक्वल होता है, तो एक कूलम पर वोल्ट के इक्वल होता है। अब बात है कि सर धारिता है क्या, तो देखिए कोई भी चालक पदार्थ है, जैसे मैंने मान लो कि ये चालक पदार्थ लिया, ठीक है ना, मार्कर है, कुचालक है, लेकिन सपोज करो आपकी एक चालक है, ठीक है, और इस चालक को अगर हम आवेश देते हैं, तो आवेश देते 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 तो बताइए क्या ये कितना अधिक से अधिक आवेश को अपने पास जमा रख सकता है। ठीक है, इसका भी तो कोई लिमिटेशन होगा ना कि ये ढेर सारा आवेश को रखते जाएगा, कभी इसका क्षमता पूरा ही नहीं होगा, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी सुचालक पदार्थ है, उनके द्वारा आवेश को धारण करने का एक निश्चित सीमा होता है, और जिस सीमा तक, जिस क्षमता तक ये आवेश को ग्रहण करते हैं, उसी क्षमता को क्या बोलते हैं, धारिता कहा जाता है। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए इसको भी नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर दिए और करके इसको नोट किया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धारिता को प्रभावित करने वाले दो घटकों को लिखें। ऐसे कौन कौन से कारक है बच्चे जो धारिता को प्रभावित करते हैं। क्या धारिता प्रभावित होता है, क्या धारिता पर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है, तो हाँ पड़ता है। तो कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं, घटक हैं, उनका नाम लिखना है। तो आप लिखिएगा धारिता को प्रभावित करने वाले दो घटक इस प्रकार से है। पहला आप लिख दीजिएगा चालक का क्षेत्रफल। क्या लिखना है, चालक का क्षेत्रफल। क्या लिखना है बच्चे लोग, चालक का क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा आप लिख सकते हैं चालक के निकट अन्य चालकों के उपस्थिति पर, ठीक है। और थर्ड आप लिख सकते हैं चालक के चारों ओर का माध्यम, चालक के चारों ओर का माध्यम। ये तीनों बात जो होते हैं वो धारिता को प्रभावित करते हैं बच्चे लोग, ठीक है। अब मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। देखिए कोई भी चालक है, उसके धारिता को प्रभावित करने वाले घटक की बात है, तो याद रखिए तीन घटक आपको लिखने हैं। तो दो घटक बोला गया है, आप याद रखना तीन घटक। बाई दी अगर कोई एक आप भूल भी जाते हो तो ये तीसरा आपको याद रहेगा, आप उसको लिख देंगे। तो देखिए धारिता जो होता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। आप सोच लो अगर कोई चालक इतना छोटा है तो इसका धारिता क्या होगा, कम होगा। वो कम आवेश को अपने पास संचित रख सकता है। लेकिन अगर इसका आकार बड़ा हो जाएगा, क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो बताइए उसका धारिता क्या होगा, उतना ही रहेगा जितना कि इसका था। आपका आंसर होगा नहीं सर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बड़ा है तो धारिता भी बड़ा होगा। तो दैट्स पॉइंट, ठीक है। मतलब चालक का क्षेत्रफल अगर बड़ा रहेगा तो धारिता भी बड़ा होगा, और क्षेत्रफल कम रहेगा तो धारिता भी कम होगा। यानी चालक के क्षेत्रफल पे धारिता डिपेंड करता है, निर्भर करता है। दूसरा चीज, चालक के निकट अन्य चालकों को उपस्थिति पर। हाँ, अगर कोई चालक यहाँ पे रखा हुआ है और इसकी धारिता मान लो कुछ है, 4 फैराड है, 5 फैराड है, जो भी फैराड समझ लो आप, ठीक है। और इस चालक के नजदीक अगर कोई दूसरा
अनावेशित चालक रख दीजिएगा। ये कोई बात को समझिएगा, ये कोई चालक है, आवेशित चालक है, इस पे आवेश है, चलो ये आवेश है, ठीक है ना, आवेशी चालक है। और इस आवेशी चालक के नजदीक कोई अनावेशित चालक रखिएगा तो इसके रखने के कारण इसका धारिता क्या होता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आया? बस इस वजह से कि कोई आवेशी चालक के नजदीक में, निकट में कोई अन्य अनावेशित चालक को आप रखिएगा तो इसके रखने से सिर्फ इसका धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी और चालक के निकट अन्य चालकों को उपस्थिति पर भी धारिता निर्भर करता है। तीसरा है कि चालक के चारों ओर के माध्यम पे, बाबू कोई भी चालक है और उसके चालक के चारों तरफ कोई आवेशी चालक है या कोई भी चालक समझ लीजिए, ठीक है, चालक समझ, चलो अभी आवेशित अभी नहीं है, चलो ठीक है, कोई चालक है और इस चालक को अगर हवा को छोड़कर या निर्वात को छोड़कर कोई भी दूसरे परावैद्युत माध्यम में रखिएगा, मेरी बात को आप अच्छे समझना, अगर ये चालक है, ठीक है, और इस चालक को कहाँ रखा जाए, हवा या निर्वात में रखा जाए, कहाँ रखा जाए, हवा या निर्वात में रखा जाए, तो इसकी धारिता कुछ और होगी। लेकिन इसी को हवा या निर्वात को छोड़कर कोई दूसरे माध्यम में रखिएगा, कोई दूसरा परावैद्युत माध्यम में रखिएगा तो धारिता इसका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा, सवाल होगा, यही आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है, कि सर माध्यम में, दूसरे माध्यम रखने पर धारिता क्यों बढ़ रहा है? वही तो कारण है कि ये बोला जा रहा है कि चालक के चारों ओर के माध्यम पर भी धारिता निर्भर करता है। तो कोई भी आप दो घटक लिख दीजिएगा बट आप याद करिएगा तीनों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करते जाएंगे बच्चे और इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है, और अच्छे से इसको याद रखना है और काफी अच्छे तरीके से आपको अपना आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, अभी हमने क्या पढ़ा, धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि धारिता जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। इसमें 3 कारक हमने पढ़ा, ठीक है, ये तीनों कारक आप जरूर याद रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समविभवी तल क्या है? समविभवी तल क्या है? बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है बच्चे लोग, ये समविभवी तल क्या है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखो ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, आंसर लिखना है एक समविभवी तल किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में वैसा तल समविभवी तल कहलाता है, समविभवी तल कहलाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान, विभव का मान समान होता है, ठीक है। चलिए देखो समविभवी तल क्या है, ये साफ लिखा हुआ है बच्चे लोग कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में, आप अपने से समझना, ठीक है, अपने समझिएगा। अगर ये आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र इतना दूर तक है तो बताइए इससे कुछ दूरी पर, मान लो 5 सेंटीमीटर के दूरी पर, 5 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस लिया, चलो तो 5 सेंटीमीटर के दूरी पर विभव का मान क्या होगा? मान लो 10 वोल्ट विभव का मान है, समझ रहे हैं ना। तो एक बात बताओ, 5 सेंटीमीटर अगर इधर भी हम जाएं तो विभव का मान कितना होगा? 10 ही वोल्ट होगा। 5 सेंटीमीटर इधर आ जाओ, विभव का मान कितना होगा? 10 वोल्ट ही होगा। 5 सेंटीमीटर इधर आ जाओ, विभव का मान 10 वोल्ट ही होगा। इधर आ जाओ 5 सेंटीमीटर, 10 वोल्ट ही होगा। इधर भी आ जाओ 5 सेंटीमीटर, 10 वोल्ट ही होगा। समझ रहे हैं ना। तो किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में अगर हम चल जाएं 5 सेंटीमीटर तो विभव का मान क्या हो जाएगा? बराबर ही होगा, 10 वोल्ट ही होगा। तो वही तो बोल रहे हैं, अगर किसी भी डायरेक्शन में 5-5 सेंटीमीटर चल जाए तो इन सभी को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? एक ये तल बन गया, और एक ऐसा तल बन गया जिसके हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या है? समान है। तो इस विभव का मान समान है
तो इसलिए नाम देखिए, विभव का मान समान है, सम मतलब बराबर और विभवी मतलब विभव। तो समविभवी तल का मतलब क्या हुआ कि एक विद्युत क्षेत्र में एक वैसा तल जिसके सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता हो, बराबर होता हो, समान होता हो, उसी को समविभवी तल बोलेंगे। ठीक है, जैसे डायग्राम बनाना चाहते हैं आप ऐसे तो सोच लो, मान लेते हैं ये क्या है, एक तल है और यहाँ पर विभव क्या है, 50 वोल्ट है। तो सोच लो इसके हर एक बिंदु पर विभव क्या होगा, 50 वोल्ट होगा। ठीक है ना, इसके हर एक बिंदु पर अगर मान लेते हैं यहाँ पर विभव 30 वोल्ट है तो हर एक बिंदु पर विभव क्या होगा, 30 वोल्ट होगा। इस यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ विभव 20 वोल्ट है तो इसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, 20 वोल्ट होगा। तो ये जो तल दिखाई दे रहे हैं, 20 वोल्ट वाला तल, 30 वोल्ट वाला तल, 50 वोल्ट वाला तल, ये सारे क्या है, समविभवी तल हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि समविभवी तल के प्रमुख गुणों को लिखिए। समविभवी तल के प्रमुख गुणों को लिखें। ठीक है, 2 नंबर में ये भी ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। समविभवी तल के प्रमुख गुणों को लिखें। तो चलिए आइए, समविभवी तल के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला लिखिएगा जो आप अभी जस्ट पढ़े हैं कि समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। विभव का मान समान होता है। दूसरा लिख दीजिए, समविभवी तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। यहां कभी वर्ड लगा दो, कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखिएगा कि समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबवत होती है। चौथा लिखिएगा कि समविभवी तल के किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, बस एक गुण आप ऐसे लिख देंगे कि किसी भी आकार का चालक का किसी भी आकार का आवेशित चालक का, ठीक है ना, कैसा चालक क्या होना चाहिए, आवेशित होना चाहिए। किसी भी आकार का आवेशित चालक का तल हमेशा क्या होता है, समविभवी तल होता है, हमेशा समविभवी तल होता है। तो देखिए समविभवी तल के प्रमुख गुणों को हमने बता दिया। अब यहाँ पर ढेर सारे गुण मैंने बताया है, तो आपको क्या करना है, सारे गुणों में से आपको कोई 2 गुण ही पूछेगा, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स 2 प्रॉपर्टी ही आपसे पूछेगा, तो कोई भी 2 प्रॉपर्टी इसमें से आपको लिख देना है। ठीक है, हाँ बात रही अब समझाने की, तो आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान होता है, ये बात तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है समविभवी तल एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। देखिए पिछले साल का एक क्वेश्चन था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं,
नहीं करती हैं, तो क्यों नहीं करती हैं? ठीक है, ये जवाब था। साथ ही ये भी सवाल पूछा गया था कि समविभवी तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो समविभवी तल बाबू प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। देखो समविभवी तल का मैंने अभी फिगर बनाया था, ये एक आवेश है, ये एक विभव का तल हुआ, ये दूसरा समविभवी तल हुआ और ये तीसरा समविभवी तल हुआ। अब ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे बच्चा लोग। क्यों? देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था, मैं इधर बताऊं आप लोगों को, ठीक है, देखना। तो चलिए यहाँ पर सपोज करो ये वाला आवेश है और ये विभव है कितना 50 वोल्ट का, ठीक है। यहाँ पर विभव है, ये समविभवी तल है, यहाँ पर विभव है 30 वोल्ट का, यहाँ पर विभव है क्या 20 वोल्ट का। अब सोच लो ये समविभवी तल जो है वो हर एक समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अब बाय द वे यहाँ पर देखिएगा बच्चे लोग, दो समविभवी तल क्या कर रहे हैं, दो समविभवी तल जो है एक दूसरे को कट कर दिए। बताइए जब दो समविभवी तल जो हैं एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कट करेंगे, ऐसे यहाँ पर एक समविभवी तल, तो बताइए तो जो आपका कटान बिंदु हुआ, ठीक है ना, इस कटान बिंदु के बारे में सोचिए। तो बताओ ये कितने का है, 50 वोल्ट विभव वाला समविभवी तल है और इसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या है, इस समविभवी तल के हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या है 30 वोल्ट। तो बताइए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये वाला समविभवी तल भी पड़ जा रहा है और ऐसे वाला जो समविभवी तल आया है उस पर भी पड़ जा रहा है। यानी जब ये पॉइंट इस समविभवी तल पे पड़ेगा तो इसका विभव का मान हो जाएगा 50 वोल्ट, लेकिन ये वाला पॉइंट इस पर भी, ये वाला समविभवी तल पे भी है, तो इसके कारण इसके विभव का मान हो जाएगा 30 वोल्ट। तो क्या एक ही बिंदु का विभव अलग अलग हो सकता है? एक ही बिंदु का विभव अलग अलग कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए आप बोलिएगा कि समविभवी तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। याद रखिएगा बच्चे लोग, ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैंने बता दिया, समविभवी तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि अगर समविभवी तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो देखिए बता रहा हूं मैं, अगर समविभवी तल, देखो ये है और एक समविभवी तल और दूसरा समविभवी तल यहाँ पर कट कर गया इसको, तो जब दो समविभवी तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो जिस जगह पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जैसे मान लो ये वाला 50 वोल्ट का समविभवी तल है, ये 30 वोल्ट का है, तो बाबू जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा उस प्रतिच्छेद बिंदु पे दो वोल्टेज ना आएगा, क्योंकि ये जो है ये वाला पॉइंट पे इस समविभवी तल पे भी पड़ रहा है और इसके कारण इसका वोल्ट कितना होगा 30 वोल्ट, और ये जो पॉइंट है ये वाला समविभवी तल भी पर पड़ रहा है और इसके कारण इसका विभव हो जाएगा 50 वोल्ट। अब एक ही बिंदु का दो विभव कैसे हो सकता है? नहीं पॉसिबल है। तो ये बात आप लोग लिख देंगे, ठीक है ना। मैं ऐसे इसको लिखित रूप में आके लिख दूंगा। तो चलिए अगला जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, कि समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबवत होती है। समविभवी तल पे देख लीजिए बच्चा लोग, ठीक है, ये प्लस आवेश है और ऐसे ऐसे समविभवी तल है। तो बताइए विद्युत क्षेत्र का आप कैसे खींचते हैं? ऐसे खींचते थे ना, तो बताओ जब ऐसे विद्युत क्षेत्र का खींचिएगा तो समविभवी तल की दिशा कैसे है? हमेशा लंबवत पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? समविभवी तल पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी पड़ रही है? हमेशा लंबवत पड़ रही है। तो ये हुआ आपका तीसरा प्रॉपर्टी कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभवी तल पे हमेशा लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, समविभवी तल के किसी भी बिंदु से, देखिए समविभवी तल आपको अगर दिया हुआ है और उसके एक बिंदु से, मान लो कि यह समविभवी तल है और इसका हर एक बिंदु पर विभव का मान 30 वोल्ट है, तो समविभवी तल के किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई भी आवेश को अगर हम ले जा रहे हैं, यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को समविभवी तल पे अगर आप ले जाते हैं तो उसमें विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बोलिएगा सर ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले भी जा रहे हैं और कार्य जो है वो शून्य भी आ जा रहा है? तो आप देख लो, ठीक है, मैं ऊपर से इरेज करता हूँ बच्चा लोग, ठीक है, फिगर बना के मैं समझाना चाहता हूँ इसलिए ऊपर इरेज कर दे रहा हूँ। और देखो तो बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये जो आवेश है उसको ए से कहाँ ले गया गया? बी तक ले गया गया। तो बताइए ए का विभव कितना है? वी एस हम दिखा रहे हैं। ए का विभव कितना होगा बाबू? ये 30 वोल्ट होगा, चूंकि ए और बी दोनों समविभवी तल पे हैं और इस समविभवी तल के हर एक बिंदु पर विभव का मान कितना है?
30 वोल्ट ही है। बोला ही गया है कि समविभवी तल है, और समविभवी तल के हर एक बिंदु पर यहाँ पर विभव का मान कितना दिया हुआ, 30 वोल्ट। तो ए पर भी विभव का मान 30 वोल्ट होगा और बी पर भी विभव का मान 30 वोल्ट होगा। तो ए पर भी और बी पर भी विभव का मान 30 वोल्ट हो गया। तो बताइए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी जानते हैं V इक्वल टू W बाई क्यू होता है। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, V गुना क्यू। तो बताइए देखो, तो यहां पर विभव कितना होगा, यहां पर विभव VA, V की जगह कितना VA माइनस V भी हो जाएगा, अब इंटू क्यू। तो बताओ यहाँ 30 वोल्ट आ जाएगा और ये भी 30 वोल्ट और इंटू में क्यू। अब ये हो जाएगा 0, 30 माइनस 30 0, अब इंटू क्यू कितना आ गया 0। मतलब जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गए, यहाँ का विभव 30 वोल्ट है, यहाँ का विभव 30 वोल्ट है, तो V के जगह मेरा मतलब है V के जगह यहाँ पर क्या करेंगे VAB। VAB का मतलब जब एक और A और B दो बिंदु हैं तो वहाँ विभव नहीं लिया जाएगा, वहाँ विभवांतर लेंगे हम लोग। तो A का विभव 30 वोल्ट है और B का विभव 30 वोल्ट, तो विभवांतर कितना हो गया 0 वोल्ट का, और 0 गुना क्यों क्या होगा 0, तो वर्ग कितना हो गया 0 हो गया। समझ गए। पांचवा, अब ये पांचवा जो पॉइंट है कि किसी भी आकार का आवेशित चालक का जो तल होता है हमेशा समविभवी तल होता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए ये एक ऐसा हमने क्या किया, एक ऐसा कोई चालक है मेरे पास, ठीक है। मान लो कि कोई चालक है, लोहे का ऐसा कोई चालक है जो कुछ उसमें मोटाई भी है, ठीक है। अब उस मोटाई वाले चालक में हम लोग देखते हैं कि उसका सतह चाहे वो कोई भी सतह हो, आगे का सतह पीछे का सतह, उसका सतह जो होगा किसी भी आकार का चालक रहे, कोई भी चालक रहे, वो उसका सतह जो है हमेशा एक समविभवी तल होता है, ठीक है। किसी भी आवेशित चालक का सतह जो होता है वो हमेशा समविभवी तल होता है। मतलब कि कोई भी अगर आवेशित चालक है तो उस आवेशित चालक के किसी भी बिंदु पे अगर विभव का मान देखा जाए तो हमेशा बराबर होगा विभव का मान, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया खत्म। शुरू में ही वीडियो जैसे मैं लिखता हूं ऐसे वीडियो को पॉज करके आंसर आप लोग लिख लिया करें, ठीक है। तो चलो देखिए, तो मैंने अभी बोला था कि समविभवी तल एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्वेश्चन ठीक है ना। समविभवी तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्यों प्रतिच्छेद नहीं करते क्यों। तो देखो आपको मैं रीजन बता दे रहा हूं, आपको ऐसे लिखना है, समझा तो मैंने दिया ही। तो लिखिएगा समविभवी तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा होगा मतलब यदि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विभव का दो मान होगा। जैसा कि मैंने बताया था 30 वोल्ट और 50 वोल्ट दोनों हो जाएगा ना। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विभव के दो मान संभव होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं होना चाहिए, असंभव है, ठीक है। तो यही कारण है कि समविभवी तल जो होते हैं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। बात समझ गए। तो इस तरह से आपको आंसर राइटिंग अच्छे से करना है। तो चलिए ये वीडियो को आप लोग देखते रहिए और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और आप लोग इसी तरह से अपना अच्छा सा तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।